ठीक है, इस चैप्टर में कंटेंट क्या होता है वो पहले देख लीजिए ना, ताकि आगे आपको समझ में आएगा। सबसे पहला तो मीनिंग ऑफ डंपिंग, ठीक है, कि डंपिंग क्या होता है। फिर टाइप्स ऑफ डंपिंग, कितना प्रकार के डंपिंग होता है, ठीक है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है, स्पोडिक, ठीक है, परसिस्टेंट, प्रीडेटरी। फिर कंडीशन क्या होता है ना, डंपिंग का कंडीशन क्या होता है, किस कंडीशन में डंपिंग पॉसिबल हो सकता है। उसके बाद इफेक्ट ऑफ डंपिंग, है ना, कि डंपिंग से क्या क्या इफेक्ट होगा। उसके बाद इसको डंपिंग को रोकने के लिए हमको एंटी डंपिंग में कौन कौन सा मेजर लेना होता है। हम जैसे डंपिंग तो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट ये इम्पोर्टेड कंट्री का या जो गुड्स इंपोर्ट कर रहा है उसके लिए तो खतरनाक हो जाता है ना। तो उस केस में डंपिंग से बचने के लिए ये कौन सा तरीका अपना सकता है, ठीक है। इसमें से हम लोग पढ़ेंगे क्या, टैरिफ, कोटा, इंपोर्ट इम्बोर्न, है ना, जो पूरी तरह से रिस्ट्रिक्ट कर दे, और वॉलेंट्री एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन। चलिए देखिए, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या मीनिंग, कि डंपिंग क्या होता है ना। तो देखिए, डंपिंग बेसिकली जो होता है वो क्या होता है कि ये इंटरनेशनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है ना। डंपिंग इज ए इंटरनेशनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन in which an exporter firm sell a portion of its output in a foreign market at a very low price and the remaining output at a high price in the home market। ठीक है, कि ये हमारा होता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। वो किस किस केस में होता है, इंटरनेशनल ट्रेड में। मान के चलते हैं यहाँ दो ए और बी कंट्री है ना। तो अब ये दोनों कंट्री है, तो अब ये कंट्री दोनों के बीच में ट्रेड हो रहा है, ठीक है, ट्रेड हो रहा है। और जब ट्रेड हो रहा है तो मान के चलते हैं ए जो है इसको कोई गुड्स इंपोर्ट कर रहा है। ए का एक फर्म है जो डोमेस्टिकली, है ना, कहाँ पर डोमेस्टिकली, आगे बताएंगे, ये मोनोपोली है, ठीक है। अब ये फर्म, ये कंट्री जो है वो बी को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है। क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है। अब एक्सपोर्ट करता है तो इसका भी तो एक मार्केट है ना। तो इस मार्केट को खत्म करने के लिए, किसका, बी का मार्केट को खत्म करने के लिए, डिस्ट्रॉइंग ऑफ मार्केट बी, ठीक है। अब देखिए, अब इस फर्म के लिए, जो ये मोनोपोली फर्म है ए कंट्री के लिए, अब इसके पास दो बाजार हो गया, और एक ही प्रोडक्ट बेच रहा है या फिर जो भी बेच रहा है, फर्स्ट मार्केट, और ये हो गया क्या, सेकंड मार्केट। अब दोनों में डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता था कि दोनों में अलग अलग प्राइस पे बेचता था ना। तो ये हाँ पहला सर। में क्या, हाँ, पहला में क्या, ये अब देखिए, अब प्राइस कहाँ पर रखेगा ज्यादा और कहाँ पर रखेगा कम। तो देखिए, ये मोनोपोली जब होता है तो ये अपना डोमेस्टिक प्राइस जो होता है गुड्स का, डोमेस्टिक प्राइस जो होता है वो हाई होता है, ठीक है। लेकिन इसी प्रोडक्ट को जब फॉरेन मार्केट में बेचता है तो फॉरेन प्राइस क्या हो जाता है इसका, कम हो जाता है। हाँ, मतलब कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से भी लो। लो कहने का मतलब क्या है, उसका एसी से भी लो में बेचता है। और ये जो और नुकसान उसका होता है ना, और जो यहाँ पर नुकसान होता है, मान के चलते हैं एवरेज कॉस्ट इसका 10 रुपया है, ठीक है, और वो बेच रहा है यहाँ पर 8 रुपया में, तो यहाँ से 2 रुपया लॉस हो रहा है ना, 2 रुपया लॉस। तो इस केस में क्या करेगा कि यहाँ पर जो 10 रुपया प्लस 2 रुपया, 12 रुपया में सेल करेगा। बेचेगा। बात समझ में आ गया, यस सर। ठीक सर, है। यहाँ पे हाँ, यहाँ पे ए जो है क्या सिर्फ मोनोपोली ही रहेगा तो? अभी आएंगे आगे। हाँ, मोनोपोली फर्म ही होना चाहिए, अच्छा। तभी ना प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है। ये पार्ट किसका है, प्राइस हाँ सर, डिस्क्रिमिनेशन। मोनोपोली का है। हाँ,
लेकिन देखिए प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में हम लोग देखते थे विद इन द कंट्री, और डंपिंग में देखते हैं बिटवीन द कंट्री। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं? और आंसर, हाँ हाँ सर समझ में आ गया। ठीक है, डंपिंग एक ऐसा सिचुएशन है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का, इंटरनेशनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का ऐसा सिचुएशन है जहां पर एक्सपोर्टर फर्म दूसरे कंट्री में लो प्राइस पे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से भी कम प्राइस में बेचता है, और वहां का नुकसान जो है वो अपने डोमेस्टिक मार्केट डोमेस्टिक में हाई प्राइस मार्केट। चार्ज करके क्या करता है, उसको भरपाई करता है या कंपनसेट करता है। ठीक है, और देखिए डंपिंग करने का मेन मकसद क्या होता है कि मार्केट को डिस्ट्रॉय कर देना। डिस्ट्रॉय करना। जैसे कि अगर इंडिया का बात करते हैं, चाइना और इंडिया का, ठीक है, चाइना और इंडिया, तो इंडिया में पहले क्या था, डॉल बहुत बनता था यहाँ पे। ठीक है, तो चाइना से जब ट्रेड होना शुरू हुआ तो ये क्या किया, चीप कॉस्ट का डॉल लाना शुरू हो गया। तो ये जब आला आया तो ये इसका डॉल इंडस्ट्री जो था किसका, इंडिया का, वो खत्म हो गया। और खत्म हो गया। फिर ये अपना पांव जमा लिया यहाँ पे, और पांव जमाने के बाद क्या किया कि प्राइस उससे हाई कर लिया। आज भी देखिए इंडियन जो मोबाइल कंपनी है, ठीक है, तो मोबाइल कंपनी क्या है, ये बहुत, उसका परफॉर्मेंस कैसा है, बहुत कम है, क्योंकि ये बहुत कम चाइनीज मोबाइल जो है वो आके क्या कर रहा है कि उसको डोमिनेट कर दे मार्केट रहा है, मतलब। कैप्चर कर ले रहा है। हाँ, उसका दूसरा भी कारण है कि अधिकतर कंपोनेंट जो है वो वहीं से बन के आता है। हाँ। समझे? तो ये चीज समझ में आ गया, ये डिफिनेशन है, आप लोग देख लीजिएगा, है ना, कि ये हावेरल के अनुसार द सेल ऑफ गुड्स अब्रॉड एट ए प्राइस विच इज लोअर देन द सेलिंग प्राइस ऑफ द सेम गुड्स एट द सेम टाइम एंड इन द सेम सर्कमस्टांसेस एट होम, टेकिंग अकाउंट ऑफ डिफरेंस इन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो सबका अपना अपना है मीनिंग, वही चीज है। ठीक है, अब देखिए ऐसा नहीं है कि डंपिंग का मतलब होता ही है फॉरेन मार्केट को कैप्चर करना। ठीक है, तो कोई भी फर्म या फिर वर्ल्ड में किस किस तरह का डंपिंग प्रोसेस होता है, ठीक है, इसको हम लोग इसमें देखेंगे टाइप्स ऑफ डंपिंग में। ठीक है, जैसे देखिए एक होता है स्पोरेडिक और इंटरमिटेंट डंपिंग। ठीक है, इस केस में क्या होता है कि डंपिंग तो होता है, लेकिन डोमेस्टिक जो जो एक्सपोर्टर कंट्री है ना, एक्सपोर्टर कंट्री का कुछ कंडीशन होता है, बात समझ में आ रहा है ना। अब वो कंडीशन क्या होता है कि जो उसका सरप्लस होता है, जैसे डोमेस्टिक कंजम्पशन करने के बाद, है ना, आफ्टर डोमेस्टिक कंजम्पशन, ठीक है, जो सरप्लस बचता है, बस समझ में आ रहा है, जो सरप्लस बचता है उसको लो प्राइस में, ठीक है, लो प्राइस में क्या करेगा, एक्सपोर्ट करेगा, क्योंकि देखिए उसका डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट जो था वो पूरा हो गया। तो अब वो मार्केट को अगर मतलब कि वो अपना पहचान बनाना चाहता है इंटरनेशनल मार्केट में, तो वो क्या करेगा, उसके लिए ये काम तो करना पड़ेगा उसको कि लो प्राइस में उसको बेचना होगा। एक्सपोर्ट, बात समझ में आ जो रहा है ना। सरप्लस जो बच जाएगा सर उसका, हाँ, ऐसा मतलब नहीं कि, हाँ देखिए यहाँ पर है ना कि जैसे कि हम लोग यहाँ पर राइस, इस एग्जाम्पल से समझिए, ठीक है, हाँ, कि हम लोग के यहाँ पर क्या होता है कि राइस का उत्पादन ज्यादा होता है ना, हम लोग यहाँ पॉपुलेशन भी ज्यादा है, पॉपुलेशन भी ज्यादा है ना, तो पहले हम लोग देखते हैं डोमेस्टिक यस सर, नीड देखते हैं ना, तो डोमेस्टिक नीड के बाद मान के चलते हैं पूरा हो गया यार, आपको 100 टन राइस बच गया, ठीक है। अब भैया आपको तो अब यहाँ से क्या होगा कि ये जो बचा हुआ है इसको अगर हम रखेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या प्रॉब्लम हो सकता है, स्टोरेज का
समस्या हो जाएगा, उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वगैरह, सॉरी कॉस्ट बढ़ जाएगा, मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाएगा, फिर नेक्स्ट ईयर प्रोडक्शन होगा। तो इसको जो फायदा मतलब कि इसको से डबल फायदा लेने के लिए क्या किया जाता है कि ये जो 100 टन जो है, 100 टन जो है, वो क्या किया जाता है कि उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं कि चलो भाई बेच देंगे, उससे हमारा मार्केट भी हो जाएगा, रिलेशन भी बन जाएगा अदर कंट्री के साथ। तो उस केस में वो क्या करता है कि लो प्राइस पे ये सरप्लस को बेच रहा है ना, ताकि उसका डोमेस्टिक कंजम्पशन इफेक्ट ना हो। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना, कि डोमेस्टिक यस। कंजम्पशन का इफेक्ट ना करे, बल्कि जो डोमेस्टिक कंजम्पशन के बाद जो बच जाता है उस अनसोल्ड स्टॉक को लो प्राइस पे फॉरेन में, वो फॉरेन कंट्री को एक्सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर इंटेंशन क्या है इसका, वो मोटिव क्या है इस तरह का डंपिंग में। पहला जो है वो क्या है कि ये अपना स्टॉक जो सरप्लस स्टॉक है उसको ये खाली करना चाह रहा है, और दूसरा क्या है कि वो फॉरेन मार्केट में भी अपना पहचान बनाना चाह रहा है। ये दो उद्देश्य हो जाएगा। देखिए, लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब इसका कमोडिटी का डिमांड क्या होगा, इलास्टिक होगा। समझ में आ रहा है बात की नहीं, कि इलास्टिक कहने का मतलब क्या होगा, सबको बता चुके हैं कि इलास्टिक का मतलब क्या हो जाएगा कि थोड़ा सा प्राइस अगर कम हम करेंगे तो डिमांड में ज्यादा चेंजिंग होगा, है ना। मतलब डेल पी इज ग्रेटर लेस देन डेल डी, कि यहाँ पर अगर प्राइस हम 2% चेंज कर रहे हैं तो क्वांटिटी हमारा हो सकता है 50% चेंज करें। ठीक है, घटने बढ़ा देंगे तो भी वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, अगर हम 2% बढ़ा देंगे प्राइस तो डिमांड भी हमारा हो सकता है 75% घट जाए। तो यहाँ पर हम लो प्राइस का बात कर रहे हैं, लो प्राइस का। तो लो प्राइस में हम क्या कर रहे हैं कि अगर वो प्राइस घटा रहा है तो वो मार्केट मतलब कि उसका डिमांड जो है वो बढ़ जा रहा है। समझ में आ गया। तो क्या होना चाहिए इस केस में, इलास्टिक। और देखिए पूरा डंपिंग के केस में याद रखिएगा, फर्म जो है वो मोनोपोली होना चाहिए कहाँ पर, डोमेस्टिक में। हमेशा याद रखिएगा, है ना, कि मोनोपोली होना चाहिए डोमेस्टिक में। ठीक है। और इस केस में एक चीज और ध्यान में दिया जाता है कि लो प्राइस में बेचेगा जरूर, है ना, लेकिन कम से कम उसको वेरिएबल कॉस्ट और जो करंट फिक्स कॉस्ट है थोड़ा बहुत वो आपका कवर हो जाए। ठीक है, ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा नुकसान ना सहना पड़े। ठीक है। अब नेक्स्ट है हम लोग का प्रिसिस्टेंट डंपिंग, है ना, इसको आप कंटिन्यूअस भी बोल सकते हैं, लगातार। ठीक है। देखिए इस केस में क्या होता है कि जो कंट्री है ना, उसका एक मोटिव होता है, मेन मोटिव होता है क्या चीज, कि हम इन फ्यूचर, ठीक है, मार्केट कैप्चर करना है, फॉरेन मार्केट हमको कैप्चर करना है या फिर अपना पोजीशन बनाना है। तो उसके लिए वो क्या करता है कि जो भी डोमेस्टिकली प्रोडक्शन करता है, मान के चलते हैं कि 100 टन अगर प्रोडक्शन कर रहा था राइस का, तो वो क्या करेगा, 75 टन वो बेचेगा कहाँ पर, डोमेस्टिक, है ना, और 25 टन जो है वो लगातार क्या करेगा, एक्सपोर्ट करेगा जहां पर भी करना है पार्टिकुलर कंट्री का। ठीक है, मतलब ये जानबूझकर एक प्रोडक्शन का एक पार्ट जो है वो क्या करेगा, वो कंटिन्यूअस उसमें बेचेगा। ठीक है, ताकि लोग उस प्रोडक्ट के बारे में जाने और लोग समझे, इंटरनेशनल ट्रेड में एक अपना भी पहचान होता है कि आने वाला समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा माल बेच सकें। ठीक है।
When a monopolist continuously sell a portion of his commodity at a high price in the domestic market and the remaining output at low price in the foreign market। ठीक है, कि जो उसका प्रोडक्ट है वो डोमेस्टिक में तो हाई तो लेगा, लेकिन जो कंटिन्यूअसली कुछ पार्ट जो है वो लो प्राइस में फॉरेन मार्केट में बेचेगा, है ना। इसी को हम लोग परसिस्टेंट डंपिंग कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक चीज भी समझ में आना चाहिए कि मोनोपोली का जो डिमांड कर्व होता है वो कैसा होता है, लेस इलास्टिक होता है, लेस इलास्टिक। तभी ये पॉसिबल है ना। आगे इसके बारे में आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, कि ये तभी संभव हो सकता है डंपिंग जब उसका डोमेस्टिक डिमांड लेस इलास्टिक हो और फॉरेन डिमांड उस गुड्स का हाईली इलास्टिक हो, और कॉस्ट जो है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटना चाहिए, मतलब डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री होना चाहिए। बताया था ना डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री, कि जैसे जैसे आउटपुट अगर हम बढ़ाते हैं, है ना, वैसे वैसे उसका डिमांड कम हो, वैसे वैसे उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम होता जाता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री। थर्ड टाइप ऑफ डंपिंग जो है वो प्रेडेटरी डंपिंग होता है ना। और यही एक्चुअल डंपिंग कहलाता है, एक्चुअल डंपिंग। क्योंकि ये डंपिंग का मतलब होता है कि दूसरे मार्केट, दूसरे देशों के बाजार को डिस्ट्रॉय करना। ठीक है, कि इसका इंटेंसिव भी यही होता है, मोटिव होता है क्या, मोटिव जो होता है वो फॉरेन मार्केट को डिस्ट्रॉय करना और मार्केट कैप्चर करना। ठीक है, और सबसे खतरनाक या फिर सबसे डेंजर यही प्रेडेटरी डंपिंग होता है। ठीक है, जिसमें से लगातार ये कोशिश रहता है एक्सपोर्टर कंट्री का कि इंपोर्टर कंट्री का जो मार्केट है ना, जो सेम प्रोडक्ट मान के चलते, अगर ये एक्सपोर्टर मोबाइल कंपनी मोबाइल एक्सपोर्ट कर रहा है बी को, तो यहाँ पर भी जो स्मॉल मोबाइल कंपनी, ठीक है, इसको क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करने का सबसे आसान उपाय क्या है कि ये चीप प्राइस पे बेचेगा, सेल करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो एक्सपोर्टर कंट्री होता है, एक्सपोर्टर कंट्री का जो प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स होता है, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट वो लो होता है इन कंपेयर टू इंपोर्ट कंट्री। ठीक है, और जब ये डिस्ट्रॉय हो जाता है उसके बाद ये मोनोपोली बन जाता है, कहाँ पर, फॉरेन मार्केट में। और मोनोपोली बन जाता है तो वो अपना मनपसंद हाई प्राइस चार्ज करता है। ठीक है, तो ये एक्चुअल डंपिंग यही है ना। बाकी बात ऊपर का जो दो है वो एक मार्केट पोजीशन को एग्जिस्ट करने का टेक्निक है ना, कि आने वाले समय में नेक्स्ट टाइम हम अगर मार्केट इंटरनेशनल ट्रेड अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा डोरवे खुल जाए, है ना। लेकिन प्रेडेटरी टाइप ऑफ डंपिंग में फर्म का या फिर कंट्री का एक्चुअल मोटिव जो होता है वो फॉरेन मार्केट को कैप्चर करना और वहाँ के जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको डिस्ट्रॉय करना।